नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12th का नमक कहानी का अनुवाद। नमक कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे रज़िया सज्जाद ज़हीर का जीवन परिचय। तो आइए पढ़ते हैं। जीवन परिचय। रज़िया सज्जाद ज़हीर का जन्म है वो 15 फरवरी सन 1917 को अजमेर राजस्थान में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं जर्द गुलाब, उर्दू कहानी संग्रह, सम्मान उसको सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और उर्दू अकेडमी उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड उनको मिला है। और उनकी जो मृत्यु है भाई वो हुई थी 18 दिसंबर सन 1979 को, 79 को। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। रज़िया सज्जाद ज़हीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं में उर्दू में कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। रज़िया सज्जाद जी की जो भाषा है सहज, सरल एवं मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियाँ देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी हैं। लिप्यांतरित मतलब लिपिबद्ध हो चुकी हैं। रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भ में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयोग मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता रही है। रज़िया सज्जाद ज़हीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ विस्थापित पुनर्निवासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने प्राय देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन है वो मानती है और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए, जिसे वे ले जाना गैर कानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त का कहना है कि मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी धार्मिक आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद ज़मीन पर खींची गई रेखाएं
उनके अंतर्मन तक पहुंच पाई हैं। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। एक अनचाही प्रीतिकार बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचानना के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। ये हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह सरहद की जा सकती है कि यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमान हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ जाता है, भाई क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है, कि ख़त्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर यह उम्मीद बनी रहेगी? तो इसमें कुछ उर्दू के शब्द हैं भाई, जो हमारे इस लेसन में आएंगे। तो पहले आइए उनको हम देखते हैं। उम्दा, उम्दा होता है अच्छा, नफीस होता है सुरुचिपूर्ण, रुखसत होता है विदा लेना, साडा हमारा ये पंजाबी का शब्द है, हिस्से बिखरे मतलब बंटवारा हो गया, मुरव्वत संकोच, अदीब साहित्यकार, लबोल लहजा बातचीत करने का तरीका, सौगात भेंट उपहार, अजीज़ प्रिय, बाजी, बाजी वहाँ दीदी को कहा जाता है। दोहर, दोहर भाई एक ऐसा कपड़ा होता है जो जिस तरह से हमारा खेस नहीं होता है, इसको ना सील के दोनों का एक बना लिया जाए तो दोहर बोलते हैं उसे। तो विद्यार्थियों, ये आपका जो लेसन है आज का, ये रज़िया सज्जाद का नमक कहानी के रूप में, ये भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो उस समय यहाँ से कुछ मुस्लिम परिवार हैं वो पाकिस्तान में चले गए थे, और कुछ हिंदू परिवार हैं वो पाकिस्तान से भारत में आकर के बस गए थे। ये सब राजनीतिक मुद्दे थे। राजनीतिज्ञों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे देश के पार्टीशन कर दिए, हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए, और सदा सदा के लिए हमारा वैर कायम कर दिया। ये उस समय की कहानी है जब भारत को विभाजित हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था, और लेखिका है उसको अभी भी आशा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो कितना प्रलयकारी था, कितने लोगों की उस समय जानें गई थी, और कुछ लोग तो यहाँ से जबरन निकाले गए थे जो अपना वतन छोड़ करके नहीं जाना चाहते थे। लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। यही स्थिति पाकिस्तान में भी थी, वहाँ भी इसी तरह से हिंदू परिवारों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा था, और हिंदुस्तान में मोहम्मडन परिवारों को, मुस्लिम परिवारों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा था या उनको निकाल दिया जा रहा था। तो ऐसे में जब हमारा वतन छूटता है तो दिल को बड़ा दर्द होता है, और वो दर्द हमारी यादों में समाहित होता है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में है। देखिए, उन सिख बीबी को देख करके सफ़िया हैरान रह गई, किस कदर वह उसकी माँ से मिली थी। वही भारी 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 भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें, जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब,
वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उनकी अम्मा मुहर्रम के समय ओढ़ा करती थी। मुहर्रम भाई मुसलमानों का एक त्यौहार होता है। जब सफ़िया ने कई बार उसकी तरफ मोहब्बत से देखा, प्रेम से देखा, तो उन्होंने ही भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्होंने बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है और अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें उन्होंने कई सालों से नहीं देखा है। तो यहाँ उस सिख बीबी की बात हो रही है जिसके भाई हैं वो पाकिस्तान में रह जाते हैं और वो कई साल से उनसे नहीं मिली है। अब कुछ निमंत्रण आया है तो वह उनके पास जाकर आना चाहती है, उनसे मिलकर आना चाहती है। लाहौर का नाम सुन करके वे उठ करके सफ़िया के पास आ बैठी। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि वो लाहौर की रहने वाली थी, उसे अपना वतन याद आ रहा था। उसे बताने लगी कि लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिल की तस्वीर हैं। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सफ़िया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माताजी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। चाहे हम कुछ भी प्राप्त कर लें, लेकिन हमें अपना वतन ज़रूर याद आता है। एक तो हम खुशी खुशी किसी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह बसेरा करते हैं और एक जबरन कहीं से धकेले जाते हैं। दो अलग अलग बातें होती हैं। चाहे हम खुशी से आते हैं तो भी हमारा वतन है वो हमें हमेशा याद ही रहता है। बिजनेस है, सब ठीक है, लाहौर बहुत याद आता है, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों के कुछ सितारे टूट करके दूधिया आंचल में समा जाते हैं, यानी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। बात आगे चल पड़ती है मगर घूम फिर करके फिर उसी जगह आ जाती है, साडा लाहौर कि हमारा लाहौर। कीर्तन कोई 12-11 बजे ख़त्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, विदा होने लगी, तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए, यानी मैं आप से वहाँ से आपके लिए कोई भेंट ला सकी तो लाकर दूंगी। वे दरवाजे में लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यूं ही गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिमखाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, बस उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दे। दोस्तों अजीज़ों की यह हालत की कोई कुछ लिए आ रहा है और कोई कुछ, यानी जब सफ़िया अपने वतन लाहौर अपने भाइयों से मिलने के लिए जाती है तो वे उसकी बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं। वो उसे सर आँखों पर बिठाते हैं। कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों लेकर जाएं, एक समस्या थी। बादामी कागज़ की एक पुड़िया में कि जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था। सफ़िया का वो भाई एक बहुत बड़ा अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर के बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है।
और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे ज़्यादा नमक आया है कि ज़्यादा जो नमक है भाई वो गुजरात में बनता था। जो गुजरात का ज़्यादा हिस्सा है, नमकीन हिस्सा है, वो हमारे हिस्से में आया हुआ है। तो आगे कहते हैं, वह हैरान होकर के बोला, नमक नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है, और नमक का आप क्या करेंगी? आपके हिस्से में तो हमसे ज़्यादा नमक आया हुआ है। वह झुंझला गई, मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ। आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी हैं। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी यानी बहन जी, कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो है। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी करके लेके जाऊंगी, छिपा के लेके जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के लेके जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगे। कानून, अरे फिर वही कानून कानून कह जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? मोहब्बत मुरब्बत आदमी तो इंसानियत के नहीं होते। भाई ये जो पंक्ति है ना, क्या कानून हुकूमत के ही होते हैं? मोहब्बत मुरब्बत आदमी तो इंसानियत के नहीं होते। आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान हैं, कोई मशीन नहीं होते। ये जो पंक्तियां हैं ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये जो है एग्जाम में आने वाली पंक्तियां हैं भावार्थ के लिए। यानी सफिया का कहने का मतलब था कि जो कस्टम अधिकारी है ना, वे भी तो क्या है, इंसान ही तो हैं, कोई ऊपर से उतर के आए नहीं है। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है, यानी अपना कर्तव्य पालन करना होता है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूं कि वह ड्यूटी ना करें? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज़ नहीं। यानी स्मगल करना, चोरी करके ले जाने वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं है, मार्केट का माल नहीं है, ब्लैक मार्केट का माल नहीं है। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी, अदीब मेहमान ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा ना जरूर घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सब की होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से में जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता है तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती। कहता कि ये दिमाग सब अदीबों का एक जैसा होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। यानी आपस में बहन और भाई के बेतहासा सवाल जवाब होते हैं। बहन सफ़िया जो है नमक लाने की जिद कर रही है और भाई उसे कानून सिखा रहा है कि वहाँ यदि आपका माल पकड़ा गया, यानी नमक जो है पकड़ा गया, तो मुफ्त में हमारी बदनामी हो जाएगी। लेकिन सफ़िया उसे बार बार यही कहती है कि मैं नमक को चोरी करके नहीं लेके जाऊंगी, बल्कि दिखा करके लेकर के जाऊंगी। वो इंसान ही हैं, मशीन नहीं। मारे गुस्से के उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका भाई सिर हिला करके चुप हो गया। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी।
कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमट करके सूटकेस और बिस्तरबंद में चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें किन्नू थे। किन्नू भाई संतरा और जो माल्टा होता है ना, उनकी किस्म होती है, किन्नू बोलते हैं संतरे की किस्म को। एक दोस्त का तोहफा संतरे और माल्टे को मिला करके पैदा किया गया फल होता है भाई माल्टा। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक होता है। और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया तो लेके जानी है। ये पंक्ति भी भाई महत्वपूर्ण पंक्ति है। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी हो रही थी, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पर कैसे? अगर इसे हाथ में ले ले तो कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे, लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया है? यानी उस बूढ़ी औरत को वह अम्मा या माँ के समान मानती है। हम अपने को सैयद कहते हैं, यानी बात का ईमान वाला कहते हैं। फिर वायदा करके जुठलाने का क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इसे इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी थी। देखी जा रही थी। इधर से केले, उधर से किन्नू, सब ही ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। यानी ये विचार कर रही थी रात्रि में सोते सोते सफिया। उसने किन्नू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठा करके टोकरी में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठ करके पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी। यानी सफिया नमक को किन्नू की टोकरी के नीचे छिपा करके लाना चाहती तो थी, लेकिन जब उसने टोकरी में किन्नू से पहले नमक की पुड़िया रखी तो उसे के दिल को बड़ा आघात हुआ, धक्का लगा। उसने महसूस किया कि वह चोरी से सामान ले जा रही है और उसी प्रकार ले जा रही है जैसे उसने किसी अपने को कब्र में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान जंगा को चीर करके हीरा छिपा लेता है और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कई तरकीब नहीं हो सकती क्या? वरना वह अपना दिल चीर करके उसमें नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी। फिर वह किन्नू को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास, फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठा करके पलंग के सिराने रखी और लेट करके दोहर ओढ़ ली। दोहर बताया था भी, 2 खेस से ना उनको ना आपस में सील करके जोड़ा जाता है तो दोहर बन जाता है, बड़ा कपड़ा। रात को तकरीब 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त पेड़ सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। अक्स होता है आईना। उसकी जो छांव
कभी किसी तरफ से, कभी किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उसे बड़ी मासूमियत से पूछते थे, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहां हम नहीं आ सकते। उन शव के और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए, 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती, और यह भी हो सकता है कि अब कभी न आ सके। उनकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहरता हुआ दिखाई पड़ने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसरी की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे 2 बेजान परछाइयाँ हैं। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ, अब कब आओगी मालूम नहीं, शायद अगले साल और शायद कभी भी नहीं। यानी ये सब वह ख्वाब देख रही थी, सपन देख रही थी। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ किन्नों से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे किन्नू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। मेवा होता है बेटा सूखा फल। सफ़िया फर्स्ट क्लास की वेटिंग रूम में बैठी थी। फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी की वेटिंग रूम में प्रतीक्षालय में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए हुए किन्नों की टोकरी पर निगाह जमाए हुए सोच रही थी। आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वह जानती है कि टोकरी की तह में किन्नों के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई, और एकदम उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम को दिखा करके नमक कस्टम वालों को वह दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली। हैंडबैग जो हाथ में बैग रखते हैं भाई, जिसमें उसका पैसों का एक पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर के रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी, 1-2 पर इक्का दुक्का सामान था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला शरीर, खिचड़ी बाल, गहरे गहरे, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। सफ़िया कुछ हिचकिचा करके बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भर करके उसे गौर से देखा, बोले फरमाइए। उन्होंने नज़र भर करके गौर से देखा और बोले फरमाइए। उनके लहजे ने सफ़िया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर के उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं।
अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। अजीज़ अपने प्रियजनों से मिलने के लिए आई होंगी। जी हाँ, हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए, यानी वो इधर आ गए थे, आप भी, कहने का मतलब तभी यहाँ आए होंगे। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफ़िया ने हैंडबैग मेज़ पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक करके उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफ़िया की बात ख़त्म हो गई, उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह से लपेटा और खुद सफ़िया के बैग में रख दिया। सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। बड़ी ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है भाई, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यानी कि मोहब्बत भरा वह तोहफा कस्टम जो अधिकारी हैं उनके पास से गुजरता हुआ निकल जाता है और कानून उसे देखता रहता है। यानी कानून से मोहब्बत है वो बड़ी चीज़ होती है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जमा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफार्म पर उनके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों से, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भिजे हुए होठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि वहाँ से लाहौर ख़त्म हो गया और किस जगह अमृतसर शुरू हो गया। तो बेटा जो है ना, लाहौर से जो अमृतसर के बीच में अटारी जो बॉर्डर आता है, हम बाघा बॉर्डर बोलते हैं, बाघा पाकिस्तान की तरफ है, अटारी हमारा अंतिम गांव है पंजाब का। संयोग से मैं इसी वर्ष वहां गया था अपने स्टूडेंट्स के साथ और मैंने बाघा बॉर्डर को देखा और वहाँ पर किस तरह से हमारे सैनिक हैं वो परेड करते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। आपस में दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं पाकिस्तान के, और हमारे जो सैनिक हैं वो आपस में मिलते भी हैं। तो यदि कभी अवसर मिले तो अटारी बॉर्डर या बाघा बॉर्डर अवश्य देखने के लिए जाइएगा। बहुत ही सुंदर नज़ारा है वहाँ का। तो कहता है कि भाई शुरू हो गया, एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरतें, एक लिबास, एक सा लबो लहाज, यानी बोलने का तरीका, अंदाज, गालियाँ भी एक सी ही थी, जिनसे दोनों बड़े लाड प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। दोनों तरफ सैनिकों का ये है ना, लेखिका ने बयान किया है कि दोनों आपस में प्रेम पूर्वक बातें कर रहे हैं, लेकिन दोनों की मजबूरी ये है कि दोनों के हाथ में बंदूक है, दोनों अपने अपने बॉर्डर की सीमा पर खड़े हैं, सीमा की रक्षा कर रहे हैं। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे में के साथ ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका था। वह नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी तो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए मेरे पास नमक थोड़ा सा। फिर उन्होंने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते हुए, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया। सुनते ही बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई। एक बार फिर सफ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए ज़रा।
चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफ़िया दाखिल होती हुई हिचकिचाई। वे मुस्कुरा करके बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी पर को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफ़िया ने पुड़िया और बैग को मेज़ पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक करके उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? यानी कि सफ़िया डर गई थी कि पुलिस अधिकारी को बुलाया है, यानी वह उसे गिरफ्तार करवा देगा। 2 चाय लाओ अच्छी वाली। लेकिन मामला इसके विपरीत हुआ। उसने सफ़िया को अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करके बिठाया और पुलिस अधिकारी को, पुलिस वाले को चाय के लिए बोला। सफ़िया को घूरता हुआ चला गया। पुलिस वाला सफ़िया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज़ की दराज खींची और उसके अंदर से अंदर दूर तक हाथ डाल करके एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रख करके उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। पहला पेज जो है खोल दिया और बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फ़ख्र के साथ जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, यानी जब पार्टीशन हुआ तभी आए। मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था तब नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात को यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? सफ़िया ने ज़रा हैरान होकर के पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने कहा, ज़रा बुरा मान करके कहा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सफ़िया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भर करके बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है। डाब भाई एक है ना, हमारे खेतों में खूब होती है, आप सब जानते ही होंगे। तो उसी डाब की चर्चा है भाई। एक पुरानी मान्यता के अनुसार जो है ना, सीता समाई तो उसके जो केस थे वो ऊपर रह गए थे, श्री राम ने पकड़े थे और उन केसों को के रूप में ना डाब पैदा हुई थी, ऐसा माना गया है हमारे रामायण में। तो कितना सत्य है हम इस पर चर्चा नहीं करते, लेकिन डाब आप समझ ही गए होंगे क्या है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और ख़ुद उस बैग को उठा करके आगे आगे चलने लगे। सफ़िया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है। यानी कि सफ़िया बार बार यही सोच रही थी, काश भारत का विभाजन नहीं होता तो आज हम सब एक वतन के, एक साथ रहने वाले, एकजुट होकर के, मिलजुल करके रहने वाले लोग थे। लेकिन
हमारा दुर्भाग्य था कि भारत का विभाजन हो गया और हम एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। सलीके से हम नहीं जी रहे हैं। वह यही चाहती है कि अब भी दोनों वतन बेमुरब्बत प्यार प्रेम मोहब्बत से रहें और उनका फिर से मिलन सुंदर लगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने लेसन है इसको पढ़ लिया है, जो बड़ा ही मार्मिक है, हमारे हृदय को छूने वाला है। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तरों को, तो तब तक बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगता है, तो आप लाइक शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। विद्यार्थियों, विद्यालय चाहे खुले ना खुले, लेकिन समय अनुसार मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।